नमस्कार स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लाइसोसोम्स के बारे में और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो लाइसोसोम्स क्या हैं? सबसे पहले दे आर ए काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। तो सेल का जो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है, यानी जैसे कह सकते हैं कचरे की सफाई सेल में से, वेस्ट को हटाने का काम वो किसका है? लाइसोसोम्स का है। They help to keep the cell clean by digesting any foreign material as well as worn out cell organelles. तो सेल को साफ रखने का काम किसी बाहरी मटेरियल को हटा करके, सेल के अंदर जो बाहर से मटेरियल आ जाते हैं उनको हटा करके, जिसके अंदर बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल्स भी हो सकते हैं और डिफरेंट काइंड्स, ठीक है ना, तो उनको हटाना। और इसके अलावा जो वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स हैं, यानी जो सेल ऑर्गेनेल्स ख़राब हो गई हैं, उनको सेल में से डिज़ोल्व करके हटा देने का काम किसका है? लाइसोसोम्स का है। बहुत अच्छे स्कैवेंजर भी बोला जाता है इनको, स्कैवेंजर। स्कैवेंजर जैसे गिद्ध होते हैं, है ना। गिद्ध जो होते हैं वो सड़ा हुआ जो मांस होता है, या ऐसे एनिमल्स जो सड़क के किनारे पड़े होते हैं या कहीं जंगलों में पड़े होते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं धीरे धीरे, स्कैवेंजर्स कहलाते हैं। तो ऐसे ही ये लाइसोसोम्स कहलाते हैं, स्कैवेंजर्स ऑफ द सेल। तो जो फॉरेन मटेरियल सेल के अंदर आ रहा है, सच एस बैक्टीरिया, है ना, या खाना आ रहा है सेल के अंदर, इसके अलावा पुरानी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उनके पार्ट्स ख़राब हो गए हैं, ये सारी की सारी कहाँ चली जाती हैं? फिर लाइसोसोम के साथ अटैच हो जाती हैं चीज़ें। इट मीन्स लाइसोसोम कम नियर टू दीज पार्टिकल्स एंड देन अटैच इटसेल्फ विद दोज पार्टिकल्स। तो लाइसोसोम अपने आप को इनके साथ अटैच कर लेता है और उसके बाद धीरे धीरे उनको डिज़ोल्व कर देता है। और फिर क्या होता है? ये स्मॉल स्मॉल पीसीज में ब्रेक हो जाती हैं। लाइसोसोम ऐसा क्यों कर पाता है? बिकॉज उसके पास पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो कि इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स को आसानी से तोड़ सकते हैं। तो जो ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट हैं वेस्ट में या फूड में या सेल की ऑर्गेनेल में या बैक्टीरिया में, उन सब को तोड़ करके सिंपल पार्ट्स में ब्रेक करने का काम कौन करेगा? लाइसोसोम करेगा। So, during the disturbance in cellular metabolism, for example, when the cell gets damaged, the lysosomes may burst. तो यहाँ पर आपको क्या बताया गया है? ये बताया गया है कि जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम जो होता है उसके चारों तरफ एक सिंपल सिंगल मेम्ब्रेन होती है, पतली। और इस सिंगल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? इस सिंगल मेम्ब्रेन के अंदर एंजाइम्स होते हैं बहुत सारे। तो अब क्या होगा? मान लो सेलुलर मेटाबॉलिज्म के टाइम पर ये बर्स्ट हो गया लाइसोसोम, तो ये एंजाइम्स कहाँ चले जाएंगे? लीक आउट हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। और जब ये बाहर निकल जाएंगे तो सेल के लिए ही ये डेंजरस हो जाएंगे। देयरफॉर लाइसोसोम्स आर ऑल्सो नोन एज द सुसाइड बैक ऑफ द सेल। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है कि क्यों हम लाइसोसोम को सुसाइड बैक बोलते हैं? बिकॉज डेंजरस enzymes are present in the lysosome which are able to digest different parts of the cell. So if accidentally the membrane of lysosome is broken down due to some pressure or some injury, then the enzymes can come out and digest the different components of cell, and so the cell will stop its functioning. सेल की डेथ हो जाएगी, वो अपना काम करना बंद कर देगा, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चरली क्या है लाइसोसोम? स्ट्रक्चरली लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक। सैक का मतलब है पाउच, जिसके अंदर क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। और ये एंजाइम बनते कहाँ पर हैं? RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बिकॉज हमको पता है एंजाइम क्या होता है। एंजाइम इज बेसिकली प्रोटीन। और प्रोटीन कहाँ बनेगा भाई? प्रोटीन बनेगा राइबोसोम के हेल्प से। राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रेजेंट है। अच्छा, इसके पिछले पार्ट में हमने गोल्जी एपरेटस वाले वीडियो में पढ़ा था कि RER या SER जो है उसके प्रोडक्ट्स कहाँ जाते हैं पैकेज और मॉडिफाई होने के लिए? कहाँ जाते हैं? गोल्जी एपरेटस के पास, ठीक है ना, गोल्जी एपरेटस के पास। और गोल्जी एपरेटस से क्या बनता है? लाइसोसोम। तो आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से सेल काम कर रहा है। RER और SER के जो प्रोडक्ट्स हैं दे कम टू द गोल्जी एपरेटस, एंड फ्रॉम गोल्जी एपरेटस द कंप्लीटेड प्रोडक्ट्स गो टू द what we see from Golgi apparatus, the lysosome is formed. तो जो भी एंजाइम्स बन के आए हैं सेल के
डाइजेशन के लिए वो लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट है और गोल्जी एपरेटस में उसका फॉर्मेशन हो जाता है। एंजाइम्स कहाँ बने हैं? आरईआर में। नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, बिकॉज यहाँ पर क्या जनरेट होता है? एनर्जी। किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। एनर्जी का काम क्या है? एनर्जी सेल की बहुत सारी एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए चाहिए, ठीक है ना। तो एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़ नीडेड फॉर लाइफ। और एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर हो रही है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी के फॉर्म में। इसीलिए हम एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं, बिकॉज जब कभी भी, जैसे आपको मान लीजिए कोई सामान खरीदना है बाज़ार में जाके, तो आपको क्या चाहिए होता है? रुपीज़, ठीक है ना। आपको पैसे चाहिए होते हैं, तो आप उससे कोई भी सामान खरीद लेते हो। ऐसी सेल में जब एनर्जी की नीड होती है तो सेल को क्या चाहिए होता है? एटीपी। एटीपी को ब्रेक करके वो एनर्जी ले लेता है। एटीपी को जब भी ब्रेक करेगा सेल, एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है ना। द बॉडी यूजेस एनर्जी stored in the ATP for making new chemical compounds for mechanical work। तो जो कोई भी काम हमारे सेल में हो रहा है वो एटीपी के हेल्प से हो रहा है। अब अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखें, तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर जब आप बनाओगे, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, जस्ट वेट, रुकिए ज़रा, अब देखिए। माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे पहले तो आप बनाइएगा एक आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है ना। उसके बाद आप बनाइएगा इनर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन जब आप बनाओ तो उसको ना इस तरीके से फोल्डेड बनाना, ऐसे, ठीक है ना। ये इनर मेम्ब्रेन बन गई। अब इसके बाद ये जो अंदर है वाइट कलर का, मैं ज़रा एक में शेड दे देता हूँ उसमें, ऐसे, ठीक है, 1 मिनट, ये पार्ट को शेड कर देता हूँ। ओके, आई एम शेडिंग the part between the two membranes by green color, so that you may get a clear insight of the structure of mitochondria। हाँ, थोड़ा सा मैं उंगलियों से बना रहा हूँ उसको, तो थोड़ा सा आपको अलग सा लग सकता है, बट ओके, कोई बात नहीं। ओके, एक बार फिर से बाउंड्री बना देता हूँ। ये इनर मेम्ब्रेन, ठीक है ना। अरे पूरा चला गया, कोई बात नहीं, यहीं पे छोड़ देते हैं इसको। आपने देखा भी, शेडिंग की मैंने, तो एक आउटर मेम्ब्रेन थी, ठीक है। उसके बाद क्या था? इनर मेम्ब्रेन विच वाज फोल्डेड लाइक दैट। तो इन फोल्ड्स को हम क्या बोलते हैं? इन फोल्ड्स का नाम होता है क्रिस्टे। और अगर आप एक को फोल्ड को दिखा रहे हो तो उसको आप बोल सकते हो क्रिस्टा, CRISTA, क्रिस्टा। अगर आप दो को दिखाओगे तो क्या बोलोगे? क्रिस्टे। अगर मैं ऐसे कर दूंगा और दो को दिखाऊंगा तो ऐसे ई लगा दीजिएगा आगे, बस इतना करना है। तो these inner membrane is folded and these folds are called as cristae, and this is the outer membrane, this is the inner membrane, okay। and इसके अंदर वाला पार्ट जो है ये है मैट्रिक्स, RIX, अंदर हो गया मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के अंदर आपको DNA भी मिलेगा, ठीक है ना, ये DNA है, ठीक है। इस मैट्रिक्स के अंदर आपको DNA के अलावा राइबोसोम भी मिलेंगे। मैं राइबोसोम्स को रेड कलर से बना देता हूँ, ये ऐसे राइबोसोम्स भी हमको मिलेंगे, ठीक है।
और ध्यान रखिएगा जहाँ डीएनए प्रेजेंट है वहाँ आरएनए भी होता है। तो आरएनए को मैं ग्रीन कलर से दिखा देता हूँ। ये है आरएनए। तो आरएनए भी है, डीएनए भी है, राइबोसोम भी है, ठीक है ना। क्रिस्टा या क्रिस्टे हमारे समझ में आ गया। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ये है आउटर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, ठीक है ना। ये है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। दिस इज रेड कलर का क्या है, राइबोसोम, ठीक है। ब्लू कलर का क्या है, डीएनए, एंड ये ग्रीन कलर का क्या है, ये आरएनए, आरएनए। So this is the structure of a mitochondria that is you can draw this, है ना, in your copy in a simple and clear way। और इसका एक डायग्राम भी मैं आपको सेंड कर दूंगा जब हमारी क्लास होगी। तो आई थिंक दैट इज़ इनफ फॉर यू। तो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, वी गेट द एनर्जी in the form of ATP which is generated in the mitochondria। तो स्ट्रक्चर के बारे में देखो क्या बताया गया है हमारी बुक में। माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन्स, ओके, टू मेम्ब्रेन्स। तो दो मेम्ब्रेन आपको दिखाई दी थी ना अभी जो मैंने बताया था, विच कवर द माइटोकॉन्ड्रिया, एक आउटर मेम्ब्रेन एक इनर मेम्ब्रेन। उसके बाद द आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोरस वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। आउटर मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं बहुत सारे, और मटेरियल आसानी से अंदर आ सकता है। जो इनर मेम्ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा फोल्डेड होती है। तो आपने देखा ही था जो इनर मेम्ब्रेन थी वो कैसी थी। सपोज ये आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन में क्या था, ऐसे ऐसे फोल्ड्स बन रहे थे, ठीक है ना, ये था। उसके बाद दीज फोल्ड्स क्रिएट लार्ज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस। तो ये जो फोल्ड्स थे, ये वाले जो फोल्ड्स थे, इन फोल्ड्स पर ही एटीपी का जनरेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सरफेस एरिया मिल जाता है केमिकल रिएक्शंस के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स इन द सेंस दे हैव देयर ओन डीएनए। तो मैंने आपके साथ अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए और अपने राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। एंड दे आर, बिकॉज उनके पास अपने राइबोसोम है तो वो अपने कुछ प्रोटीन्स बना सकते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो डीएनए है वो गाइड करेगा राइबोसोम्स को टू फॉर्म द ओन प्रोटीन्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन है वो हमारे लिए समझना बहुत आसान हो जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम एनर्जी के लिए इसको समझते हैं कि इट इज़ कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल विच इज़ कॉल्ड एज एटीपी इज जनरेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। एंड माइटोकॉन्ड्रिया में और दूसरे कुछ केमिकल्स भी फॉर्म होते हैं जो कि क्लोरोफिल को बनाने के लिए, या सम अदर डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स हैं जो प्लांट्स के लिए या एनिमल्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उनको बनाने के लिए कुछ some other chemical compounds are also formed in the mitochondria। Mitochondria may also store and release calcium when it is required। तो माइटोकॉन्ड्रिया में कैल्शियम भी स्टोर हो सकता है और वो रिलीज भी हो सकता है जब कभी भी उसकी ज़रूरत पड़े किसी भी एनिमल सेल को या प्लांट सेल को। तो आई थिंक दैट इज़ today, that is for today, mitochondria and the lysosome in this video। Thank you very much for watching।